करेरा हलचल की एक मुलाकात कार्यक्रम में आज हम आपको मिलवाने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने करेरा डिग्री कॉलेज की कमान संभाले रखी हुई है। डॉक्टर खरे साहब हमारे साथ हैं और खरे साहब से हम चर्चा करेंगे, जानेंगे उनके जीवन के कुछ पहलुओं को। बहुत बहुत स्वागत है आपका करेरा हलचल में। हम जानना चाहेंगे कि शुरुआत थोड़ा आप अपने जीवन के उस दौर से करें कि आपके परिवार का कुछ बैकग्राउंड क्या था, किस परिवार से आप, कहाँ से आप हैं और करेरा में सेवाएं कब से दे रहे हैं। बहुत बहुत आभार आदरणीय तिवारी जी। वस्तुतः मैं छतरपुर ज़िले की बड़ा मलारह तहसील के रामटोरिया ग्राम से हूँ और वहाँ मेरा परिवार का जो पुश्तैनी हमारे परिवार का थे पटवारी, मेरे ताऊ पटवारी थे, मेरे पिताजी पटवारी थे, दोनों चाचा पटवारी थे। उस परिवार से मैं ताल्लुक़ रखता हूँ। बीच में कुछ दौर ऐसा आया कि हमें आर्थिक संघर्षों का सामना करना पड़ा और केवल 10वीं बोर्ड का इम्तिहान पास करके मैं पशु चिकित्सा विभाग में पशु चिकित्सा क्षेत्र सहायक के पद पर पदस्थ हुआ। चूँकि ललक प्रारंभ से ही थी पढ़ाई की और 1 अप्रैल 1976 को मैंने इस पद पर मंदसौर में ज्वाइन किया और उसी वर्ष मैंने प्राइवेट इंटरमीडिएट किया। इसके तत्काल बाद मैंने विक्रम विश्वविद्यालय से प्राइवेट बीए किया। इसी बीच मेरा ट्रांसफ़र हुआ छतरपुर और छतरपुर से मैंने 1981 में एमए किया हिंदी से, वो भी प्राइवेट किया। तिवारी जी, मैंने इंटरमीडिएट, बीए और एमए तीनों ही प्रथम श्रेणी से प्राप्त की। चूँकि मैं उस सेवा से असंतुष्ट था जी, और मेरा ऐसा मानना है कि आदमी की जो प्रगति होती है वो असंतुष्ट से ही होती है, क्योंकि अगर वो संतुष्ट होकर बैठ जाएगा तो फिर वो आगे बढ़ नहीं सकता है। मेरे पास डिग्रियां थी, ललक थी कुछ आगे करने की, बढ़ने की। जहाँ भी जो पद निकलते थे मैं अप्लाई करता था और चूँकि इस विभाग में मेरा दाना पानी लिखा हुआ था तो 89-90 में जो पीएससी हुई थी उस पीएससी से मैं सेलेक्ट हुआ और सहायक प्राध्यापक के पद पर मेरी जो पहली नियुक्ति है वो कोलारस महाविद्यालय में हुई। तो सर ये वेटनरी विभाग में जाना और फिर वेटनरी विभाग से शिक्षा की ओर मुड़ जाना, ये मोड़ आया है आपके जीवन में, ये कैसे आया सर? तिवारी जी, वस्तुतः मैं पुस्तकों से बचपन से ही प्यार करता रहा। पढ़ाई से मैं कभी विमुख नहीं हुआ और अपने काम के साथ साथ लगातार मैंने 8-8, 10-10 घंटे अध्ययन किया। आज भी जबकि मैं सेवानिवृत्ति के कगार पर बैठा हूँ तो कम से कम 8 घंटे लगातार अध्ययन करना मेरे जीवन का एक अंग बन चुका है। इस तरह से चूँकि इस विभाग में हमारा दाना पानी लिखा था, 89-90 की जो पीएससी हुई थी उस पीएससी में मैं बैठा और इस पर नियुक्त हमारी कोलारस हुई। तो क्या उच्च शिक्षा में आपकी जो भी कार्यकाल रहा है शिवपुरी ज़िले में ही रहा या शिवपुरी ज़िले से भी कहीं बाहर जाना पड़ा आपको? मैं 2 साल के लिए मेरा कोलारस से स्थानांतर हुआ था शासकीय कन्या महाविद्यालय टीकमगढ़ और चूँकि हमारा परिवार यहीं पर था, यहाँ पर मैं रच बस गया था। यहाँ पर मैं अनेक साहित्यिक संस्थाएं भी चलाता था और यहाँ तमाम साहित्यिक संस्थाओं से जुड़ाव हो गया था, उनको स्थापित किया था। तो मेरा मन वहाँ लगा नहीं और केवल उन्हीं साहित्यिक गतिविधियों को प्रारंभ करने के लिए मैंने टीकमगढ़ से दोबारा ट्रांसफ़र कोलारस का कराया। कोलारस के पश्चात फिर अभी 7 वर्ष पहले 2013 में मैं यहाँ पर आया और तब से मैं यहाँ पर प्रभारी प्राचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। तो ये जैसा कि अभी आपने बताया है कि साहित्य के प्रति भी आपका लगाव रहा है, तो किस तरह के साहित्य से लगाव रहा है और किन किन साहित्यिक संस्थाओं से आप जुड़ रहे हैं अभी यहाँ? मैंने कोलारस में हिंदी साहित्य सम्मेलन का गठन किया और इसके पहले कादम्बनी क्लब का गठन किया, लेखक संघ का गठन किया। लेकिन
कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि जो उसके सदस्य थे वो एक एक करके या तो रिटायर होते चले गए या चले गए। जैसे आदरणीय हरिवल्लभ श्रीवास्तव जी थे, वो भी वहाँ से चले गए। आदरणीय राजादा साहब थे, उनका निधन हो गया। और भी आदरणीय चिंतामणि जैन, वकील जन का संरक्षण हम लोगों को मिलता रहता था, वो भी शांत हो गए। तो इस तरह से एक एक करके वो साहित्यिक संस्थाएं लगभग समाप्त हुई। उस समय कोलारस की स्थिति ये थी कि आपके करेरा से भी साहित्यकार बंधु वहाँ पर आते थे और बड़ा अच्छा लगता था। हम लोग भी वहाँ से करेरा कई बार आए और एक साहित्यिक वातावरण बना। तो ये साहित्य के क्षेत्र में किस तरह की रचनाएं आपने, मतलब कविताएं हैं या गीत है या गद्य के रूप में, किस तरफ आपका रुझान ज़्यादा रहा है सर? तिवारी जी, मेरा जो साहित्यिक जीवन प्रारंभ हुआ वो कविता से हुआ और काव्य के बाद फिर मैं कहानी लेखन की ओर प्रवृत्त हुआ। अभी तक मेरे 2 कहानी संकलन, एक उपन्यास, एक काव्य संकलन प्रकाशित हो चुके हैं और 2 आलोचना के क्षेत्र में 2 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसके बाद जब मैं छात्रों को शोध कार्य कराने लगा तो शोध की ओर मेरी प्रवृत्ति हुई। अभी तक मैंने 17 छात्रों को पीएचडी कराई है और जब मैं उनके साथ ये कार्य करता था तो उस समय स्वाभाविक है कम मिल पाता था। आज कविता से लगभग एक दूरी सी बन गई है। कविता मेरे मस्तिष्क में आती ही नहीं सिवाय गद्य के, और गद्य में भी शोध के। तो जो कुछ कविताएं आपकी पुरानी हैं जो मंचों पे आपने गाई हैं, चर्चित रही होंगी, ऐसी कुछ कविताएं हमारे दर्शकों को आप सुनाएंगे अभी? जी, बेशक। मैं एक रचना जो बड़ी चर्चित रही है मंचों पे, और वो रचना आपको प्रस्तुत कर रहा हूँ और शीर्षक है मछली का मुकदमा। जी। इस रचना में जो भी पात्र हैं, सांकेतिक पात्र हैं, उन सारे के सारे सांकेतिक पात्रों का संबंध आज की न्याय व्यवस्था, पत्रकारिता और एक जनसाधारण, इनको केंद्र में रख के की गई है। आप देखें कि बगुले काला कोट पहन लड़ रहे मुकदमा मछली का, मांग रहे तन रोज फीस में उससे पेशी पिछली का। बगुले काला कोट पहन लड़ रहे मुकदमा मछली का, मांग रहे तन रोज फीस में उससे पेशी पिछली का। मेघों की चादर से मुँह ढक मौन रहे उस दिन कर, नाम पुकारा गया बड़ी छोटी मंझली और संझली का, मांग रहे तन रोज फीस में उससे पेशी पिछली का। प्रकरण था यह उछल कर जल को गंदा करती है, गंगा के पानी में रहकर निष्दिन धंधा करती है। सुन कर आरोप नीर बह आता था पगली का, मांग रहे तन रोज फीस में उससे पेशी पिछली का। अब और देखें, ये प्रतीक देखें आप कि मगरमच्छ का वकील पनिया सांप दलीलें देता था, उसके उगले कंकालों को लपक फीस में लेता था। बोला मौका ना आ पाएगा अब पेशी अगली का, मांग रहे तन रोज फीस में उससे पेशी पिछली का। गुप्त संधि हो गई मगर दोनों ही काले कोटों में, नोटों में इंसान बिकाई मान बरा मरा बस चोटों में। अंत सभी को विदित बहुत पहले था नाटक नकली का, मांग रहे तन रोज फीस में उससे पेशी पिछली का। पत्रकार थी बतख सोचती क्या होगा इस प्रकरण का, जो भी हो पर इंतजार है मुझे फैसले के क्षण का। कल का अंक रहेगा धांसू अब जब दैनिक बिजली का,
मांग रहे तन रोज फीस में, उससे पेशी पिछली का। और इस रचना की ये अंतिम पंक्तियाँ देखें कि मछुए जज ने कलम तोड़ दी, मछली मरी थपेड़ों से, दर्शक पक्षी फड़फड़ा उठे, उड़ गए पास के पेड़ों से। राम राज्य में आज हुआ प्राणांत विधाता असली का, मांग रहे तन रोज फीस में, उससे पेशी पिछली का। तो ये कविता के क्षेत्र में आपने कई रचनाएं लिखी हैं, कई मंच आपने साझा किए हैं। कोई ऐसा संस्मरण, ऐसी कोई याद जो किसी बड़े कवि के साथ कोई घटना हुई हो, जिसमें उपलब्धियां छूने का एक और अवसर मिला हो आपको? शिवपुरी में ही तात्या टोपे मेले में श्रद्धेय बैरागी जी के साथ मैंने मंच साझा किया था, और वहाँ पर मैंने एक छंद पढ़ा था तात्या टोपे को समर्पित। उस छंद को उन्होंने बड़ा सराहा था, मुक्त कंठ से सराहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा था। ग्वालियर में भी साजन ग्वालियरी, प्रदीप चौबे, इन सब के साथ मुझे पढ़ने का अवसर मिला, और उनका भरपूर आशीर्वाद मुझे प्राप्त हुआ। जी, तो ये कविता से जैसा अभी बताया कि आपने अब लगाव थोड़ा हटा है और गद्य की तरफ आप गए हैं, कहानी की तरफ आप मुड़े हैं। तो कहानी एक आध ऐसी जो इसका संक्षिप्त विवरण आप बता सकें, और वो चर्चित कहानी रही हो या प्रेरणादायक कहानी रही हो। तिवारी जी, जब मैं पशु चिकित्सा विभाग में था तो वहाँ पर टीकमगढ़ ज़िले में एक भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र है, जैसा कि अपने शिवपुरी में भी एक था, मिनोरा, ये कुंडलेश्वर के पास में है। तो मिनोरा में एक ऐसी हृदय द्रावी घटना मैंने देखी, और उस घटना को लेके, एक आधार लेके मैंने कहानी लिखी थी। वो कहानी बड़ी चर्चित रही थी, आकाशवाणी शिवपुरी से और आकाशवाणी छतरपुर से भी वो प्रसारित हुई थी। उसमें होता क्या है कि एक लेबर जो वहाँ पर रहती है, एक लेबर रहता है, एक मजदूर, वो निसंतान होता है। जब एक भेड़ जन्म देती है अपने के मेमने को, तो जब वो ले जाता है अपने बाड़े की भेड़ें चराने के लिए ले जाता है, तो उसको वो बिल्कुल वही प्यार देता है, वही दुलार देता है जो जैसे उसका एक बच्चा हो। मज़दूरों में भी स्वाभाविक तौर पर होता क्या है कि कुछ अधिकारियों के चमचे होते हैं, उनके मुंह लगे होते हैं, कुछ दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, कुछ करते हैं अपने लालच के लिए। तो उसके पड़ोसी है, वो उससे ईर्ष्या करता था, और अधिकारी जिस प्रकार से निरंकुश होकर, और जब जाते हैं वहाँ पर आते हैं अपना निरीक्षण करने के लिए आते हैं, तो वही भीड़ें उनको काट के और वो समर्पित कर दी जाती हैं। उस मेमने पर उसके जो ईर्ष्यालु पड़ोसी था, कई दिनों से उसकी नज़र थी, और उसे चौकीदारी के काम में लगा दिया जाता है उस दिन, जिस दिन बड़े साहब आते हैं, और उसका वो मेमना वहाँ से पकड़ लिया जाता है। जहाँ वो चौकीदारी कर रहा था, तो उसको रात में सोते समय ऐसा आभास होता है कि कोई उसको ले जा रहा है, लेकिन वो जा नहीं सकता था वहाँ से। सुबह जब आके देखता है, तो वो पहले ही में करके आ जाता था, अपने हाथ से वो रोटी खिलाता था, ये सब करता था, लेकिन उस दिन उसे बड़ा सूना सूना सा लगता है। और जब उसने अपने हिस्से के वो बाड़े की भेड़ें खोलता है, तो वहाँ पर वो मेमने को नहीं पाता है, और जब देखता है, आगे देखता है, तो उसकी आंखों में सिवाय आंसू की और कुछ विवशता की कुछ नहीं रहता। एक बहुत संक्षिप्त कहानी का ये मैंने आपको बताया। ये कहानी भी देखें सर, तो दो तरह की कहानियाँ होती हैं। एक काल्पनिक कहानी जिनको कहा जाता है, इसमें सारे पात्र, सारी घटना काल्पनिक होती है, और दूसरी एक सच्ची कहानियाँ या सत्य कथाओं के आधार पर कही जाती हैं। तो आज की जो परिवेश है, एक दौर था जब सत्य कथाओं का काफ़ी दौर था, और कई तरह की किताबें, पुस्तकें प्रकाशित हुई थी जिनमें सत्य कथाएँ कही जाती थी, लेकिन अब आज के दौर में शायद उनकी डिमांड कम हुई है। तो काल्पनिक कहानी और सत्य कहानी, इन दोनों में क्या अंतर मानते हो? कौन सी पाठक के लिए ज़्यादा रुचिकर रहती है, इस पे थोड़ा बताइए। तिवारी जी, कहानी का प्लॉट अगर काल्पनिक भी है, तो वस्तुतः समाज से ही जुड़ा होता है, और समाज में जो कल्पना उस लेखक ने की है, तो समाज में कहीं ना कहीं वो घटना घटित तो होती ही है, भले ही पात्र बदल जाए, परिवेश बदल जाए। सत्य कथाओं में भी
चूँकि अदालतबाजी के डर से, भय से जो लेखक होता है वो उनके पात्रों में परिवर्तन कर देता है, घटनाओं में भी थोड़ा सा परिवर्तन कर देता है। अब ये लेखक के लेखकीय कौशल पर निर्भर करता है कि वह जो कहानी लिख रहा है उस कहानी को उसका पाठक वर्ग जो है वो कितना पसंद करता है। पाठक वर्ग भी विविध विषयों की कहानियाँ पसंद करते हैं। कोई जो सामाजिक कहानियाँ हैं, किसी को सामाजिक कहानियाँ पसंद होती हैं, किसी को नहीं होती हैं, किसी को अपराध जगत की कहानियाँ पसंद होती हैं। तो इस प्रकार से कहानियों का जो प्लॉट है वो भी अनेक रूपों में रहता है। अच्छा, यो आधुनिक संसाधन चल गए हैं अब, जैसे टीवी चैनल्स हैं या टीवी हैं, मोबाइल हैं, क्या मानते हैं आपके जो साहित्य पे इन्होंने कितना प्रभाव डाला है? निश्चित तौर पर साहित्य प्रभावित तो हुआ है। आज हर व्यक्ति के पास मोबाइल है। अभी जैसे लॉकडाउन में एक बाढ़ सी आ गई थी, जिसे देखो वही ऑनलाइन कवि सम्मेलन करवा रहा है, ऑनलाइन कविता पाठ हो रहा है। इसमें मैंने देखा कई कवि तो ऐसे हैं कि वो अच्छे रचनाकारों की रचनाएं चुरा कर पढ़ गए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो ऐसी घटनाओं से कहीं ना कहीं एक रचनाकार के मन में वितृष्णा पैदा होती है, और ये लगता है कि आज की जो हमारी पीढ़ी है वो लिखने के नाम पे कितना छद्म हो रही है, और इसे बचाया जाना बहुत ज़रूरी है। जी, तो ये आने वाली जो पीढ़ी है, मैं देखता हूँ कि इस क्षेत्र में, चाहे वो कहानी का क्षेत्र हो या काव्य का क्षेत्र हो, गीत का क्षेत्र हो, उतना रुचिकर अब लोगों के लिए नहीं रहा है जितना कि पहले हुआ करता था। इसके पीछे क्या कारण मानते हो, क्या संदेश देना चाहेंगे आज के युवाओं को सर? ये आपका कथन बिल्कुल सत्य है तिवारी जी, कि आज की पीढ़ी को साहित्य में रुचि नहीं रही। उसका एक कारण ये है कि हम अपने बच्चों को LKG UKG से ही ऐसा बनाते हैं कि ताकि आगे चलकर वो किसी न किसी अच्छे रोजगार की ओर प्रवृत्त हो। अब ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है कि बच्चा साहित्य से विमुख हो जाता है। पहले हमारे समय में हम जब पढ़ते थे तो हमें बड़ी उत्कंठा रहती थी कि हमें आज ये कविता तैयार करना है, कहानी तैयार करना है, क्योंकि बाल सभाएँ हुआ करती थीं। वो बाल सभाओं का जो रूप है आज लगभग स्कूलों से गायब हो चुका है, और इसलिए ये जो बाल सभाएँ हैं ये लोगों को, बच्चों को साहित्य की ओर प्रवृत्त करती थी। लेकिन अब कोई इंजीनियरिंग की तरफ दौड़ रहा है, कोई डॉक्टरी की तरफ दौड़ रहा है, तो अब साहित्य पढ़ने को साहित्य के निर्माताओं का फुर्सत कहाँ है और किसको है? हाँ, जिनके पास नैसर्गिक प्रतिभा है वो तो आएंगे, वो काव्य भी लिखेंगे, कहानी भी लिखेंगे। लेकिन अन्य क्षेत्र में अब ये कम होती जा रही है, विशेष रूप से मोबाइल और ये टीवी के चलने के कारण। इस महीने में आप सेवानिवृत्त भी शासकीय दायित्व से हो रहे हैं, तो सेवानिवृत्ति के बाद क्या साहित्य के क्षेत्र में ही आप आगे बढ़ेंगे, और कर्मस्थली आपकी क्या रहेगी, थोड़ा बताएंगे सर? कर्मस्थली आदरणीय तिवारी जी मेरी शिवपुरी ही रहेगी। और मैं आपको बताऊं कि मेरे परिवार में कुल 3 बेटियां हैं, 2 की शादी हो गई है और एक बच्ची और है। तो स्वाभाविक है कि अपनी उन जिम्मेवारियों को पूरा करने के पश्चात जब तक मन लगेगा तब तक आपकी शिवपुरी में सेवाएं दूंगा, आपकी नगर की, आपके ज़िले की सेवा करूंगा। और मेरी प्राथमिकता रहेगी कि मेरे पास मेरा लिखा हुआ पूरे जीवन भर की कमाई है, इसमें काव्य भी हैं, उपन्यास भी हैं, नाटक भी हैं, ये विविध विधाओं के जो हमारे पास अभी लिखे हुए रखे हैं, हस्तलिखित रखे हुए हैं, उनके प्रकाशन की योजना केवल अभी मैंने बनाई हुई है। खरे साहब साहित्यकार हैं और कवि भी हैं, तो पहले आपको एक कविता हम खरे साहब की ओर सुनवा देते हैं। आदरणीय तिवारी जी, एक और रचना जो बड़ी चर्चित रही है मंचों पर, वह है गाय का राष्ट्र प्रेम। जी। दो फांक हृदय कर दिया कुटिल रिपु के नापाक इरादों ने, सहसा ही हमला बोल दिया पीछे से उन जल्लादों ने। उसने सोचा होगा हम तो गफलत की निद्रा सोए हैं, आपस में ही लड़कर भिड़कर घर के झगड़ों में खोए हैं। बस यही थी उसकी भूल बड़ी, पर सजग शेर कब सोता है, वह दुश्मन की छाती के लोहित पानी से मुँह धोता है। राम को जो वनवास हुआ था, उस वनवास का प्रतीक लेके मैंने एक आम आदमी की बात कहनी चाहिए है कि राम ने 14 बरस वनवास क्या झेला, झेलता में आ रहा यह शाप बचपन से। सीखने विद्या गए जिस उम्र में वे, कागजों की मैं रहा लाशें उठाता,
जब उन्होंने ताड़का पर बाण छोड़ा, देख माँ को मैं उठा था तड़पड़ाता। ताड़का कैसी थी क्या थी ये न जानूँ मैं, सुन रहा था नाम यह माँ का लड़कपन से। तो ये जो वनवास कविता है, वनवास कविता मैंने श्री राम के वनवास को उठाकर, उस प्रतीक को लेकर एक दुर्दिन में पले हुए बच्चे की व्यथा कहने की चेष्टा की है इस कविता में। 4 बच्चे थे, बर्तन जो 2-4 बचे थे उन्हें उठाकर चोर ले गए, और मरे खून की लाश बची थी उसको आदमखोर ले गए। वाह। नदियाँ थीं सूरज की आशिक, जितने कुएं मिले सब नंगे, पर गंगा के पंडे निकले हमसे भी ज़्यादा भिखमंगे। पानी का लालच दे बंजारे का लोटा डोर ले गए, मरे खून की लाश बची थी उसको आदमखोर ले गए। माँ बाप की इच्छा भी होती कि हमारा बालक बड़ा बने, लेकिन वह बालक अपने माँ बाप के प्रति जो उससे दायित्वहीन होने चाहिए वो भूल जाता है। ये पूरी की पूरी कविता तिवारी जी, अगर आपकी आज्ञा हो तो पूरी कविता सुनाऊं। भेजा कल ही माँ का भेजा एक हरकार आया है, भैया गांव चलो मैया ने तुम्हें बुलाया है। एक माँ बाप, अपने बूढ़े माँ बाप पड़े हुए हैं, कोई जा रहा है तो उसके द्वारा संदेशा भिजवा रही है वो माँ कि दिन डूबे की मोटर काकी को जवान कर देती, पतझड़ सी चमड़ी में वह 16 बसंत भर लेती। पर भैया की कोकिलवाणी पड़ी न कानों में, तुम तो ना आए नैनों में सावन आया है। दिन डूबे की मोटर बापू भी देखा करता था, दिन भर आशा में जीता था संजा को मरता था। 13वीं तक तुझे देखने उसका मन भटका, हुआ तुझे ना हो कुछ बामन भोज कराया है। वह कमरा गिर गया गूंजती थी जिसमें किलकारी, बिरवा सूख गया तुलसी का कर कर याद तुम्हारी। तुम खो गए शहर की गलियों में आकर ऐसे, जो कपूर ने नाम हवा के बीच लिखाया है। धौरी ने, अब देखिए वो इन प्रतीकों में वो बताना चाहती है कि तुम मनुष्य होकर भी कुछ नहीं हो, तुमसे अच्छी तो वो बछड़े हैं, गाय हैं, एक पशु हैं। धौरी ने 2 दिन पहले ही की है बंद जुगाली, उसके इकलौते जवान बछड़े ने की रखवाली। बूढ़ी खाल बेचारा दिन भर चाटा करता है, लखिया ने चारे को मुँह भी नहीं लगाया है। आँखें विधवा, ये अंतिम पंक्तियाँ हैं। आँखें विधवा हुई सुई धागे का ब्याह रचाते, दांत दगा दे गए दाल के कंकड़ खाते खाते। जब आओ इन दांतों को गंगा को दे देना, काकी ने हमसे केवल इतना कहलाया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। डिग्री कॉलेज में काफ़ी लंबा समय हुआ आपको, कर्रा में भी करीब लगभग 6-7 साल यहाँ हुए हैं। तो इस दौरान सारे युवा जो कॉलेज में आए हैं, पढ़े हैं, आपके सानिध्य से गुजरे हैं, तो आज के परिवेश के हिसाब से इन युवाओं को अच्छा रोज़गार मिले, अच्छे आयाम तक वो पहुँचें, क्या संदेश उनको देना चाहेंगे सर? छात्रों को और युवाओं को मेरा यही संदेश है कि वो अच्छा पढ़ें, अपने नगर का नाम रोशन करें, ज़िले का नाम रोशन करें, अपने देश का नाम रोशन करें। और सबसे बड़ी बात, आज जो युवाओं में प्रवृत्ति बढ़ रही है, एक तो गुंडागर्दी की प्रवृत्ति बढ़ रही है, दूसरों का सम्मान ना करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है। इनसे दूर रहें। अगर इन चीज़ों से दूर रहे तो निश्चित तौर पर उन युवाओं का भविष्य, क्योंकि जो आगे आने वाली पीढ़ी है वो युवाओं की ही है, लेकिन जैसे वो बनेंगे वैसा ही हमारा देश बनेगा। यही संदेश मैं देना चाहता हूँ कि कम से कम एक अच्छे नागरिक वो बने, ताकि हमारा देश भी उत्कृष्ट बन सके।
तो ये हमारे साथ आज एक मुलाकात में थे कररा डिग्री कॉलेज के प्राचार्य लखनलाल खरे जी। ये इनका युवाओं के लिए भी संदेश है कि आगे का जो देश का भविष्य है वो युवाओं पर ही निर्भर है। उनको युवा ही देश का भविष्य हैं। निश्चित रूप से उनको ऐसे पथ पर जाने चाहिए ताकि हमारा देश भी विकास कर सके। अगली मुलाकात में नई शख्सियत के साथ फिर से मिलेंगे। कैमरा सहयोगी संजीव साहू के साथ नरेंद्र तिवारी, कररा हलचल।